सो गाइस, एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। बोर, आप इसको बोर भी कह सकते हैं या बोहर भी कह सकते हैं, का परमाणु मॉडल। तो आज हम बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं। ध्यान से देखिए, पहले पॉइंट में लिखा है रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए सन 1913 में नील्स बोहर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। भाई, इससे पहले रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दे दिया था, हमने वो पढ़ा। ठीक, अब उस मॉडल में भी कुछ ना कुछ कमियां थीं, वो भी मैंने आपको पढ़ाई। तो उन कमियों को दूर करने के लिए, उन कमियों को ध्यान में रखते हुए नील्स बोहर ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया ताकि परमाणु के क्षेत्र में और तरक्की हो सके, विज्ञान और तरक्की कर सके। तो इन्होंने सन 1913 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। दूसरी बात, बोहर का परमाणु मॉडल आइंस्टीन के विकिरण क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। अब ये आइंस्टीन का विकिरण क्वांटम सिद्धांत क्या है, ये आगे हम देखेंगे। अभी फिलहाल आप इसको याद रखिए कि बोहर का परमाणु मॉडल जो था वो आइंस्टीन के विकिरण क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। तो एक तो नील्स बोहर की कमियों को दूर करने की इन्होंने कोशिश की। दूसरा, इन्होंने जो अपनी तरफ से कोशिश की, उस कोशिश का आधार क्या था, वो था आइंस्टीन का विकिरण क्वांटम सिद्धांत। तीसरा पॉइंट, बोहर ने मैक्स प्लांक के सिद्धांत की अवधारणा का प्रयोग करके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। मतलब इन्होंने मैक्स प्लांक का जो सिद्धांत है, तो क्वांटम सिद्धांत है, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की अवधारणा का प्रयोग करते हुए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने का प्रयास किया। भाई, इन्होंने अपना भी कुछ मॉडल दिया, इनके अपने विचार रहे परमाणु को लेकर। तो वो किस पर आधारित थे, आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित थे। और ये जो रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर कर रहे थे, उसके लिए इन्होंने सहारा किसका लिया, मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया। तो ये कुछ बेसिक बातें थी कि किस तरह से इन्होंने जद्दोजहद की, किस तरह से इन्होंने रिसर्च की और कैसे इन्होंने चीज़ों को समझा। तो ये वो बातें थीं जिनके आधार पर अब इन्होंने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। वो मैंने दाईं ओर लिखा है, मैंने लिखा है मुख्य बिंदु। इन्होंने क्या क्या कहा, अब सुनिए ध्यान से। इन्होंने कहा कि भाई, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने बताया था कि वो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, मगर वो कैसी हैं, निश्चित हैं अनिश्चित हैं, ये नहीं पता था। तो ये कमी दूर इन्होंने की। इन्होंने बताया कि भाई, परमाणु इलेक्ट्रॉन के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा इन कक्षाओं को KLMN इस तरह से इन्होंने नाम भी दे दिए, क्योंकि इससे पहले कक्षाओं की न गिनती हो रही थी और न ही उनको नाम दिया जा रहा था। तो इन्होंने कक्षाओं को नाम देना शुरू किया, KLMN इस तरह से इन्होंने नाम दिए। तो नाम देने का कक्षाओं को जो श्रेय है, वो भी किसे जाता है, नील्स बोहर को जाता है। तीसरी बात इन्होंने बताई कि भाई, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये तो इन्होंने पहले पॉइंट में कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। अब उधर जब हमने रदरफोर्ड मॉडल की कमियां पढ़ी थी, तो मैंने आपको उसमें लिखाया था लास्ट में कि भाई, जो आपके मैक्सवेल थे, उन्होंने कहा था कि भाई, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ऊर्जा बनी रहती है। तो उस चीज़ की यहाँ पे चर्चा हो रही है कि इलेक्ट्रॉन, तीसरे पॉइंट में ध्यान से देखिए मुख्य बिंदु के, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ इन्होंने एक चीज़ दी कि भाई, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में घूम रहा है, तो उस कक्षा का जो कोणीय संवेग होगा ना, वो h/2π का पूर्ण गुणज होगा। मतलब इसके साथ जो भी नंबर गुणा में आ सकता है वो आएगा, मगर आपको h/2π साथ में लगाना ही पड़ेगा, जहाँ h जो है वो प्लांक नियतांक है। कोणीय संवेग आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो बस वहाँ से समझ लेना। अभी मैं खाली आपको, इसमें जा नहीं रहे हम डिटेलिंग में, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक है। ये प्लांक नियतांक है आपका, ये पहले चैप्टर में आया था केमिस्ट्री के। अब देखिए, वो अगली बात इन्होंने क्या कही कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ना निश्चित ऊर्जा होती है। मतलब ऊर्जा भी उसकी जो होती है ना, फिक्स होती है सर, फिक्स ऊर्जा होती है, उसी में जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। फिर इन्होंने कहा कि स्थायी कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। भाई, जब ऊर्जा उत्सर्जित ही नहीं होगी, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन से बाहर जाएगी ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी, वो थकेगा नहीं। जब वो थकेगा नहीं तो उसकी कक्षा छोटी नहीं होगी, कक्षा छोटी नहीं होगी
होगी तो वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में जाके नहीं गिरेगा, नाभिक में जाके नहीं गिरेगा तो परमाणु का स्थायित्व बना रहेगा, और अगर परमाणु का स्थायित्व बना रहेगा तो हम सबका, इस पूरी दुनिया का स्थायित्व बना रहेगा। क्योंकि सारी कहानी तो यही थी ना कि परमाणु कैसे स्थिर है, अगर वो स्थिर है तभी तो चीज़ें रूप लेती हैं, तभी तो छोटे छोटे परमाणु मिलकर बड़ी चीज़ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से हमें सब कुछ समझ में आता है। तो नील्स बोहर का जो परमाणु मॉडल है ये इस चैप्टर का सबसे मोस्ट टॉपिक है। फर्स्ट ईयर के हिसाब से आपको नील्स बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतनी कम है। देखिए, मैं किताब के आधार पर, फर्स्ट ईयर के आधार पर जितना आपको बता पा रहा हूँ, आप और भी कहीं से पढ़ सकते हैं और भी जानकारी निकाल सकते हैं कि और क्या क्या ऐसी बातें थीं। तो बोर के परमाणु मॉडल को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसको समझना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ मुख्य पॉइंट्स क्या क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, इन कक्षाओं को KLMN बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। h उसमें प्लांक नियतांक है, और प्रत्येक ऊर्जा स्तर की निश्चित ऊर्जा होती है। ऊर्जा स्तर मतलब वो जिस कक्षा में घूम रहा है उसका जो स्तर है, जो लेवल है, उसकी ऊर्जा कैसी होगी, हमेशा निश्चित होगी। और स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी, मतलब कि ऊर्जा में कमी नहीं आएगी, और कमी नहीं आएगी तो वो थकेगा नहीं, नाभिक में नहीं गिरेगा। तो अतः परमाणु का स्थायित्व कैसा होगा, बना रहेगा, परमाणु अपनी जगह रुका रहेगा। ये था परमाणु मॉडल नील्स बोहर का। अब इसके बारे में एक दो बातें और इनकी कमियों के बारे में देख लेते हैं। ये मॉडल आपका पूरा हो जाएगा, इतने आप इसको लिखिए, मैं इसे मिटा के उसको लिख देता हूँ। तो लीजिए, उसके आगे के पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, बाईं ओर देखिए। उसी से अगला पॉइंट है जो आपने अभी पढ़ा, यदि परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल जाती है, कभी अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिल गई तो क्या हुआ, तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी परमाणु को बाहर से अगर कभी कोई अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है तो किसी कक्षा का, किसी निश्चित कक्षा का कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर अपने से ऊपर वाली, क्योंकि देखो ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बाहर से मिली तो इसका मतलब क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज़्यादा हो गई। ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा ऊर्जा वाली कक्षा में चला जाएगा, यानी कि ऊंची कक्षा में जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ध्यान रखना, जब हमारे पास पैसा आता है तो हम आगे की सोचते हैं, ना कि हम जहाँ हैं वहाँ से नीचे की। तो ठीक वैसे ही है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो वो ऊंची कक्षा में चला जाता है, मगर बात वही होती है कि थोड़ी देर बाद आदमी फिर वहीं वापस लौट के आ जाता है। परंतु यह वहाँ केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ठहर कर तुरंत अपनी कक्षा में वापस लौट आता है, इसकी वहाँ नहीं जमती और जो है वापस अपनी कक्षा में लौट के वापस आ जाता है। तो ये सारी बातें नील्स बोहर ने हमें परमाणु मॉडल देकर बताई। अब नील्स बोहर के परमाणु मॉडल में भाई थोड़ी सी कमियां भी थीं। वो कमियां देखिए, दाईं ओर क्या लिखा है, यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए सत्य है। देखिए, जितने भी हमारे तत्व हैं उनमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, यहाँ मोहल्ले में कुछ कुत्ते हैं जो कभी कभी मुझे परेशान करते हैं, वीडियो बनाता हूँ बीच में आ जाते हैं, खैर उसके लिए सॉरी। तो अब कमियाँ देखिए पढ़ रहे हैं। तो कमियाँ क्या है, पहली कमी यह है कि यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए सत्य है। तो मैं बता रहा था कि एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु क्या होते हैं, हमारे जितने तत्व हैं उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपने ही दूसरे परमाणु के साथ संयोग नहीं करते, तो इसके कारण उनको कहा जाता है कि वो एकल परमाणु हैं, अपना अलग अलग रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, अब आप कहोगे कि हाइड्रोजन तो बनाता है कि भाई H2 बनता है, हाँ हाइड्रोजन बनाता है परमाणु, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी तो आप ध्यान रखिए। बाकी सब में आपको पता चल जाएगा कि हीलियम कभी एक साथ नहीं आएगा, सोडियम के साथ कभी सोडियम दोबारा नहीं आएगा, लिथियम नहीं आएगा। इस तरह से आप मान सकते हैं कि यह मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए सत्य है। ये आपको याद रखने वाली बातें हैं, आगे की कक्षाओं में आप इनको और अच्छे से डिटेल में पढ़ते चलेंगे। और ये जैसे तत्व मैंने नीचे लिख दिए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, लिथियम, इस तरह से हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, आप सर्च कर सकते हैं। फिर तीसरा लिखा कि परमाणु के नाभिक को बोहर ने स्थिर माना है। मतलब बोहर ने कहा कि परमाणु का जो नाभिक है वो अपनी जगह रुका हुआ है, एकदम स्थिर है, जबकि नाभिक जो है वो अपने अक्ष के परितः घूर्णन करता है।
अपने अक्ष के परितः घूर्णन करने का मतलब ये हुआ, आप जैसे जहाँ खड़े हैं वहीं आप चारों तरफ घूमे जा रहे हैं, बस गोल गोल घूम रहे हैं, कहीं जावा नहीं रहे हैं, उसी बोलते हैं अपने अक्ष के परितः घूर्णन करना। जैसे मान लीजिए आपने अपनी उंगली में कोई पहिया डाल रखा है, कोई स्प्रिंग, कोई बैरिंग, और आप उसको घुमा रहे हैं तो वो आपकी उंगली के चारों तरफ घूम रहा है, तो अपनी अक्ष के परितः नाभिक भी घूर्णन करता है। जबकि बोर ने कहा कि नाभिक कैसा होता है, स्थिर होता है। तो ये कुछ 3-4 बातें थीं जो बोर के परमाणु मॉडल की कमियां हैं, ये भी आपको याद कर लेना है, ये भी आती हैं पेपर में लिखने के लिए। यहाँ पे बोर का मॉडल पूरा ख़त्म हो जाता है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सभी को ईश्वर आशीर्वाद दें अपना, ईश्वर आपको खुश रखें।